हेलो एवरीबॉडी। आज है 2 अक्टूबर 2020 और हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे द एडिटोरियल। और आज ही गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो चलिए गांधी जी के ऊपर एक काम कीजिए। गांधी जी के आइडियोलॉजी के ऊपर आप एक 250 नंबर में आप एक निबंध लिखिए कि गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी और गांधी जी की आइडियोलॉजी आज के वर्ल्ड में कितना मायने रखती है, कितना आज भी काम के लायक है, या फिर आज के दौर में, आज के युग में वो आइडियोलॉजी काम के लायक नहीं है। तो आपके क्या विचार है गांधी जी के आइडियोलॉजी के ऊपर? क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, तो लिखिए उनके बारे में। तो चेंज इन लेबर लॉ पहला हमारे पास आर्टिकल है, मेन जिस ऊपर 2 पॉलिटी से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने 3 कानून पास किए हैं लेबर लॉ के ऊपर, ठीक है। पार्लियामेंट ने 3 कानून पास किए हैं। पहला ये है कि कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड एंड सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। मतलब ये 3 लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है लेबर लॉ के ऊपर। पहला इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि लेबर का उद्योग साले से क्या रिलेशन होगा, पहला। दूसरा सोशल सिक्योरिटी, लेबर का सिक्योरिटी क्या होगी, सामाजिक सुरक्षा क्या होगा। और तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, काम की क्या सुरक्षा होगी। ये 3 लॉ जो है पास किए गए हैं पार्लियामेंट से। तो ये लॉ मैंने जब पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके फीचर भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए पहली बात ये, इट कंबाइंस द फीचर ऑफ द 3 एग्जिस्टिंग लॉ, ट्रेड यूनियन एक्ट। तो इसके अंदर 3 लॉ जो है जोड़ा गया है, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये जोड़ा गया है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्डिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये 3 एग्जिस्टिंग लॉ को इसके अंदर जो है कंबाइन किया गया। तो पहली बात समझ लें कि एम्बिट ऑफ द टर्म वर्कर हैज़ बीन वाइडेंड एंड इंक्लूड बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, मैनुअल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, अदर स्टाफ, ड्राइंग सैलरी अप टू 18,000 पर मंथ। देखिए, तो लेबर लॉ की मैं तारीफ़ यहाँ पर ये इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जितने भी लेबर है, चाहे वो मैनुअल हो, मैनुअल आप समझते होंगे, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, या फिर जो नाला साफ़ करते हैं, या फिर जो आप समझ रहे हो ना, मतलब सफाई के जितने भी काम हैं जो लोग करते हैं। टेक्निकल, चाहे वो काम करते हो, ऑपरेशनल काम करते हो, टेक्निकल ऑपरेशनल। तो इन जितने भी इस लेबर होंगे उनका सैलरी 18,000 महीना से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है इसमें एक बाउंड्री बनाया गया, बहुत बेहतरीन बाउंड्री बनाया गया, बहुत ही आज के हिसाब से ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट था ये चीज़ की, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। नेक्स्ट है, इट इंट्रोड्यूस द फिक्स द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिविंग द एम्प्लॉयज़ द फ्लेक्सिबिलिटी द हायर द फायर वर्कर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट थ्रू ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी इसमें ये चीज़ कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपको रखना है, ठीक है, तो बायदा पेपर आपको उसका रिकॉर्ड आपको रखना होगा, ठीक है। और उसी व्यक्ति को अगर आपको निकालना है तो ऐसे नहीं कि बस बोल दिया है चलो कल से मत आना, ऐसे नहीं, बाय द पेपर वजह रीज़न लिख करके तो भाई क्यों निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये भी बहुत बेहतरीन काम किया है हमारे मोदी सरकार ने, ठीक है। तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ आज, है कि नहीं, क्योंकि पढ़ करके मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। नेक्स्ट क्या हो गया कि फिक्स्ड टर्म द एम्प्लॉयज़ should be treated on a par with the permanent worker in term of the work wage, the allowance other the benefit। और ऐसे वर्कर के साथ व्यवहार बिल्कुल आपको परमानेंट वर्कर के तरह ही करना है, रखने और भगाने वाला काम नहीं करना है। इनका वेज, इनका अलाउंस, इनका बेनिफिट, ये सब कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से जो है उनको देखना पड़ेगा। और इट अलाउज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट एनी पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज फ्रॉम दिस कोड विदाउट द कंडीशन। तो ये लागू होगा, ये कोड जो कर रहे हैं हम, जो सरकार ने 3 लॉज जो डिफाइन जो यहाँ पर हो रही है, इसको इम्प्लीमेंट करना बाध्य है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और देख लीजिए कि जब भी कोई कंपनी खुलती है तो तकरीबन उसके अंदर एबव 300 लेबर तो ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जब होती है तो उसमें रिक्वायरमेंट 300% की होती है, ठीक है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर एक छोड़ दे दिया, मतलब एक छोड़ दे दिया कंपनी को कि चलो 300 रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप 300 नहीं रख सकते
तो एक काम कर लो, फिर भी हम आपको रजिस्टर कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 100 बंदे भी अगर आप रख लेते हो तो, लेकिन वो फैसिलिटी के साथ रखना जो ऊपर दिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक समस्या पैदा हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना। हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है और हमारे देश में जो है स्किल्ड लोगों की बहुत कमी है। और दूसरी बात है कि जो लोग हैं वो बहुत ही कह लें कि जो बड़े उद्योगपति है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बड़े बड़े, तो ये लोग है क्या कि बहुत ज़्यादा मतलब लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक है ये लोग। अब 300 लोग पहले रिक्वायरमेंट मस्ट था, अब सरकार यहाँ 100 कर दी है। तो देख सकते हो कि 18,000 रुपये अगर पर मंथ दे रही तो 300 की रखने की रिक्वायरमेंट तभी थी, अभी 100 कर दी। तो यहाँ पर इन लोगों का बाकी बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हो जा रहा है। तो ये एक कंसर्न है। और रहा सवाल कि आबादी हमारी बड़ी है तो और वर्कर को कम कर देना, ये भी एक ये यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है, खाली इसको थोड़ा देखना चाहिए। नेक्स्ट, इट ऑल्सो अलाउज टू द गवर्नमेंट टू द रेज दिस थ्रेशोल्ड बाय द नोटिफिकेशन। अब देखिए क्या क्या मतलब राइट टू स्ट्राइक करने का भी आपका परमिशन है, जैसा कि ऊपर हमने बात किया था। जैसे कि कोड प्रोवाइड स्ट्राइक द लॉक आउट और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विदाउट द नोटिस, ठीक है। तो कोई भी यूनियन जो भी है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर स्ट्राइक कर सकती है अगर कोई उसका रीजन है तो। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हैड प्लेस सच रेस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्राइक ओनली इन द रेस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बट द प्रेजेंट कोड द एक्सटेंड टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो 1947 ये एक्ट डिस्प्यूट एक्ट के तहत इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये चीज़ ये अपनी स्ट्राइक अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन का पूरा ये अधिकार होगा। इस्टेब्लिशमेंट हैविंग मोर वन ट्रेड यूनियन, एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। यूनियन हैव 51 ऑफ द एम्प्लॉइज एज द इट्स मेंबर विल बी द सोल नेगोटिएटर। और 51% मेंबर जो होंगे उसके अंदर वो एम्प्लॉय होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा। ट्रेड यूनियन भी आजकल बहुत दादागिरी करने लगा है, तो ट्रेड यूनियन दादागिरी वाला यूनियन ना हो, बल्कि उसमें जो लेबर हो, गरीब लोग हो, जो अपने को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी समस्याओं को मालिकों के कानों तक पहुंचा सके। तो उनके लिए पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको ही ट्रेड यूनियन में 51%, तो ये भी अच्छी चीज़ है, 51% उनका कंट्रीब्यूशन होगा। और द प्रोविज़न हैज़ बिन द रिड्यूस्ड फॉर द 75% रिक्वायरमेंट टू 51 द करेंट कोड, ठीक है। तो पहले 75 था, अभी 51 कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन के अंदर लेबर का जितना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल्स, काफ़ी अच्छा लगा ये आर्टिकल्स मुझे। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंट्रा अफगानिस्तान टॉक। तो अफ़गानिस्तान के बीच शांति वार्ता चल रही है, मेंस जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखते हो कि जब भी अफ़गानिस्तान का जिक्र होता है तो हम ज़रूर वो आर्टिकल डिस्कशन करते हैं। अफ़गानिस्तान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए ही नहीं, अफ़गानिस्तान एशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉलोइंग टॉक बिटवीन द USA एंड द इस्लामिक स्टेट इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसको तालिबान कहा जाता है, बातचीत चल रही है USA के द्वारा, USA का और अफ़गानिस्तान इस्लामिक इमिरेट्स अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान के बीच में शांति वार्ता चल रही है। तो अफ़गानिस्तान बिटवीन द अफ़गान गवर्नमेंट एंड द तालिबान हैज स्टार्टेड। तो इसमें तीन लोग हैं। पहला है अफ़गान गवर्नमेंट है, ठीक है, दूसरा है USA और तीसरा है तालिबान। तो इन तीनों में क्या स्ट्रैटेजी होगी पीस कायम करने के लेकर ये वार्ता चल रही है। पहला USA, दूसरा अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान, और तीसरा है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। तो शांति वार्ता चल रही है। तो इशू क्या है? इशू देखिए कि द स्टेटमेंट मेड बाय द अफ़गान गवर्नमेंट एंड द तालिबान सेम्स टू बी द डिफरेंस। तो देखिए, अफ़गान गवर्नमेंट की जो ओपिनियन है, जो आइडियोलॉजी है, और जो तालिबान की जो ओपिनियन है, जो आइडियोलॉजी है, तो दोनों की ओपिनियन और आइडियोलॉजी में आसमान ज़मीन का अंतर है। क्या अंतर है देख लो। पहली बात, जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान का, वो चाहता है कि वो लिबरल हो, यानी कि लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए, लोगों को थोड़ा सा अपने हिसाब से जीने दिया जाए, लोगों को बोलने का अधिकार दे, लोगों को प्रेस का अधिकार दे, और थोड़ा सा मतलब ढील ढाल, थोड़ा सा मतलब जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसके साथ जो है लेकर के चले। लेकिन तालिबान का क्या है? तालिबान पूरी तरीके से मतलब कह लें कि वो महिलाओं के ऊपर पाबंदियाँ, माइनॉरिटीज़ के ऊपर पाबंदियाँ और बाकी सारी चीज़ों को लेकर उसका जो सोच रहता है, वो खुद को इस्लामिक तो कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इस्लामिक नहीं होता। वो गलत तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से ये कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये दोनों के बीच में, दोनों की आइडियोलॉजी में देख रहे हैं कितना अंतर है अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में। तो शांति वार्ता ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है। और तीसरी बात है कि तालिबान इस्टेब्लिश इस्लामिक, तो फिर तीसरी बात यह है कि यूएस का क्या मतलब नज़रिया। यूएस को देखिए कोई मतलब नहीं है, मतलब तालिबान वहाँ पर सत्ता पर कायम हो जाए, या फिर अफ़गानिस्तान में जो है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की जो है वहाँ पर चलनी शुरू हो जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू आ जाए। तो अभी यूएसए को क्या पड़ी हुई है, अभी यूएसए को केवल जो है ट्रम्प साहब को केवल चुनाव जीतने की पड़ी हुई है, और इसके लिए वो केवल और केवल अभी अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं किसी भी सूरत पे, ठीक है, किसी भी सूरत में बाहर निकलना चाहते हैं अफ़गानिस्तान से। इसके लिए वो परवाह नहीं करते कि किसी भी टर्म के ऊपर, यानी कि शांति के ऊपर, शांति के आधार पर बातचीत अगर तालिबान के साथ हो जाता है तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो देखिए अगर इस तरीके से अगर यूएसए निकलेगा तो एग्जिट ऑफ द यूएसए तो बहुत फिजिकली पॉलिटिकली, तो ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पॉलिटिकली तौर पर ये जो है बाध्य है वहाँ से निकलने के लिए। डिस्पाइट द एग्रीमेंट, जैसा कि दोहा एग्रीमेंट शुरू में चला था 2020 में ही, तो तालिबान हैव नॉट स्टॉप द फ्रॉम द काउजिंग द वायलेंस दैट हैव नॉट द एग्री टू द सीज फायर। तालिबान ने क्या किया था, तालिबान अगर अभी भी पीस एग्रीमेंट हो जाता है, तालिबान के साथ हो जाता है, लेकिन क्या तालिबान अपना पुराना काम छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तालिबान का रिकॉर्ड पहले से ही ख़राब है। अगर देखा जाए तो दोहा एग्रीमेंट जब हुआ था, पीस दोहा एग्रीमेंट हुआ 2020 में, इसमें यह था कि सीज़ फायर करेगा तालिबान, जो है सीज़ फायर करेगा, झगड़ा नहीं करेगा तालिबान किसी की चीज़ पर, ये सब सारी चीज़ें नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, तालिबान ने सारा चीज़ जारी रखा। तो अभी भी अगर ये चीज़ हो जाता है तो तालिबान अपना ताकत के बलबूते अफ़गानिस्तान की ज़मीन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। तो रोल ऑफ, तो हमारे जैसे अब समस्या क्या है, मतलब ये सब हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है। देखिए पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सब देशों का अफ़गानिस्तान में हित है, ठीक है, ये सब देशों का बहुत बड़ा हित है। अगर अफ़गानिस्तान में पीस नहीं होता तो ये सब देशों को काफ़ी नुकसान है, अगर पीस है तो इन देशों को काफ़ी फ़ायदा है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब पता, अब फिर रहा सवाल कि तालिबान होगा तो पीस बहुत मुश्किल है फिर, लेकिन अमेरिका भी मत कहिए कि वो पीस इस्टेब्लिश कर देगा, वो भी बहुत बड़ा फसादी है। बट द रोल ऑफ द दोज कंट्री दिस कंट्रीज, देखिए असल क्या है कि लोगों को वहाँ के लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मतलब अफ़गानी पीपल्स क्या सोचते हैं, उसको किस तरह क्या चाहिए, मतलब उनको तालिबान पसंद है या फिर डेमोक्रेसी पसंद है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पसंद है, क्या पसंद है, अथॉरिटेरियन पसंद है, क्या पसंद है, उनको उनके ऊपर प्लेबिसाइड करके उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ना तालिबान के भरोसे ना यूएसए के भरोसे, वो तय करेंगे कि वहाँ पर क्या होगी, कैसे क्या होगी, ठीक है। तो ये स्टेक होल्डर है यूएसए भी, और ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अपना अपना हित देखने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारे जैसे जो देश है वो चाहते हैं कि शांति कायम रहे, झगड़ा वगड़ा ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो ये टैक्स के ऊपर ये आर्टिकल है, मेन जिस पेपर टू पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन gave the verdict in the favor of the Vodafone on the case of the retrospective taxation with the Indian government। देखो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, मतलब समझिएगा बात। ऐसा टैक्स, सपोज डैट वोडाफोन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वोडाफोन कंपनी टैक्स दे रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वोडाफोन कंपनी ने क्या किया, किसी दूसरे कंपनी में अपना शेयर ले लिया। क्या ले लिया? टैक्स दे रही है, वोडा टैक्स दे रही है, लेकिन वो दूसरे कंपनी में क्या कर लिया, अपना टैक्स ले लिया, शेयर ले लिया। तो उस कंपनी से भी जो बेनिफिट हो रही है उससे भी टैक्स देना, वसूली करना, वो कहलाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ठीक है। तो ये बात है, भारत सरकार जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वोडाफोन से चाह रही थी, लेकिन ये केस वोडाफोन जीत गई है, उनको ये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था 2007 का ये मामला है। वोडाफोन ने 67% स्टेक हासिल किया था हटचिसन, ये कंपनी का 67%। तो तभी ये सवाल खड़ा हो गया कि वोडाफोन को हटचिसन, ठीक है, इससे भी जो कमाई है, इसे टैक्स जो है, इसमें जो बेनिफिट है इसमें से देना पड़ेगा। तो इसी को लेकर ये मामला है पूरा, आप समझ गए होंगे। तो ये केस जो है वोडाफोन जीत गया है। और ये देखिए इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट ने तो कहा कि वोडाफोन को देना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात को पलट दिया, कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड रूट के थ्रू वोडाफोन सही है, उनको स्टेक अगर वो लेता है तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको वो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2012 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 पुट इन द ऑनर्स द वोडाफोन द पे द टैक्सेस। तो इसके अकॉर्डिंग तो वोडाफोन तो टैक्स दे ही रहा है, अब उनको रेट्रोस्पेक्टिव वो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो किसी और कंपनी में शेयर लेता है तो, ठीक है। तो हमारी जो है ये फेलियर हो गई, मतलब ये केस जो है जीत गया। कौन जीत गया? वोडाफोन जीता।
तो इट अलाउ द कंट्री द एसेट द पास थ्रू द सर्टेन द, तो ये अलाउ है तो कंट्री को, जो कि अभी लिबरलाइजेशन चल रहा है, मतलब उदारवादीकरण है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, तो ये था आर्टिकल। तो बताइए आप कमेंट में कि आपको कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है, डिसलाइक करते हो तो लिख करके बताओ क्या बुरा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।